आज हम बिहार की एक विधानसभा सीट लौरिया की कहानी में गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेली सीट की राजनीतिक पड़ताल पूरे राज्य की राजनीति के बड़े पैटर्न को समझने की चाबी बन सकती है। तो हमारा ये विश्लेषण कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम लौरिया की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे, फिर 2025 चुनाव के नतीजों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीतिक किला इतना मजबूत क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक असरदार चुनौती का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है और आखिर में लौरिया के सामने मौजूद दो अलग अलग भविष्य पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लौरिया की कहानी। असल में वहां की मिट्टी की कहानी है। ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो पूरी तरह से ग्रामीण है और यहाँ की राजनीति की जड़ें जमीन से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, ये कहानी है लौरिया की, एक ऐसी जगह की जहाँ सतह पर जो दिखता है असलियत अक्सर उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। तो ये आंकड़े हमें क्या बताते हैं? देखिए, लौरिया पश्चिमी चंपारण जिले का हिस्सा है और सबसे पहली और अहम बात, यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। इसका मतलब साफ है, यहाँ की राजनीति का केंद्र खेती किसानी है। सामाजिक बुनावट भी बहुत मिली जुली है, जिसमें लगभग 22% मुस्लिम आबादी और 6.5% से ज्यादा थारू आदिवासी समुदाय की एक अहम भूमिका है। अच्छा, ये तो हुई जमीन की बात। अब जरा सीधे 2025 चुनाव के नतीजों पर चलते हैं। ये वो नंबर हैं जो लौरिया की राजनीतिक हकीकत को आईने की तरह साफ कर देते हैं। 50.36% ये आंकड़ा है मौजूदा विधायक बीजेपी के विनय बिहारी के वोट शेयर का, और इसी नंबर ने उनकी लगातार चौथी जीत पक्की की। सोचिए, किसी भी चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जीत होती है। और सिर्फ वोट शेयर ही नहीं, जीत का अंतर देखिए, 14.7%। ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ये साफ साफ बताता है कि मुकाबला कोई टक्कर का नहीं था, बल्कि एक तरफा था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2025 में 76% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। ज्यादातर क्या माना जाता है कि जब बहुत ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं तो ये सरकार के खिलाफ गुस्से का संकेत होता है। लेकिन लौरिया ने इस पूरी थ्योरी को ही पलट दिया। यहाँ बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा मौजूदा विधायक को ही मिला। ये चार्ट देखिए, पूरी तस्वीर और साफ हो जाती है। बीजेपी का दबदबा साफ है। दूसरे नंबर पर रही वीआईपी पार्टी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकी। और फिर मैदान में एक नया खिलाड़ी आता है, जन सुराज। अपने पहले ही चुनाव में 8% से ज्यादा वोट लेकर इन्होंने विपक्ष के वोटों को बांटने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? ये किला इतना मजबूत कैसे बना? चलिए, अब क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझते हैं और लौरिया में बीजेपी की इस मजबूती के पीछे के सिस्टमैटिक कारणों की पड़ताल करते हैं। इसका एक बहुत दिलचस्प कारण है कल्चरल एक्टर पॉपुलिज्म। ये एक ऐसी राजनीतिक रणनीति है जहां नेता की छवि सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले की बन जाती है। आपको वो घटना याद है जब मौजूदा विधायक सड़क की मांग को लेकर अंडरगारमेंट्स में विधानसभा चले गए थे? इस तरह के एक्शन से वो जनता की नज़र में सिस्टम का हिस्सा होकर भी सिस्टम से लड़ने वाले बन जाते हैं, और यही छवि उन्हें सत्ता विरोधी लहर से बचा लेती है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस किले की नींव कई और मजबूत खंभों पर टिकी है। एक तरफ बीजेपी का जबरदस्त पन्ना प्रमुख बूथ मैनेजमेंट, दूसरी तरफ जनसुराज का विपक्ष के वोटों को काटना, केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार का फायदा, और इन सब के सामने एक ऐसा विपक्ष जो सिर्फ चुनावी मौसम में ही नजर आता है। और ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है। जरा ये टाइमलाइन देखिए। पिछले एक दशक में बीजेपी ने अपने वोट शेयर को लगातार बढ़ाया है। 2015 में करीब 40%, 2020 में लगभग 50% और 2025 में 50% के भी पार, जबकि विपक्ष का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। ये तस्वीर एक लगातार मजबूत होते किले की है। और यहीं पर ये सारे आंकड़े हमें एक बहुत जरूरी बात की याद दिलाते हैं। हमारे संवैधानिक ढांचे का एक मूल सिद्धांत है नागरिकों की गरिमा। और ये गरिमा तभी बनी रह सकती है जब सार्वजनिक बहस और चर्चा हवाई बातों पर नहीं, बल्कि ऐसे ठोस तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हो जिनकी हम सब पुष्टि कर सकें।
तो ठीक है, हमने समस्या की परतें तो समझ लीं। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर कोई मजबूत चुनौती पेश करनी हो तो उसका ब्लूप्रिंट आखिर कैसा दिख सकता है। तो सवाल यही है कि इस मजबूत किले को भेदने वाली एक असली चुनौती, एक मजबूत विकल्प आखिर दिखेगा कैसा। तो एक आदर्श चैलेंजर की प्रोफाइल क्या होगी? उसे हम एग्रेरियन टेक्नोक्रेट कह सकते हैं, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों, जो खेती किसानी को समझता हो, लेकिन जिसकी सोच और काम करने का तरीका आधुनिक हो। जातिगत समीकरण के हिसाब से वो ईबीसी समुदाय से हो, जैसे साहनी या कुशवाहा। उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड कृषि से जुड़ा हो, और सबसे जरूरी, उसकी छवि एकदम बेदाग हो। और ये नया उम्मीदवार अपनी राजनीति की नींव रखेगा उन मुद्दों पर जिन पर अभी तक खामोशी है। इन्हें शांत शिकायतें कहा जा सकता है। ये वो समस्याएं हैं जो लोगों को रोज परेशान करती हैं, लेकिन चुनावी भाषणों का हिस्सा नहीं बनती। जैसे इथेनॉल कोटा का संकट, जो सीधे किसानों की जेब पर असर डाल रहा है। बाढ़ प्रबंधन की नाकामी, जबकि जिले का 73% हिस्सा बाढ़ की चपेट में आता है। और ये आंकड़ा, पश्चिमी चंपारण में 47% बच्चों का कुपोषण का शिकार होना। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक गहरा मानवीय संकट है। और इस चुनौती को खड़ा करने का रास्ता कोई छोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। ये 4 चरणीय योजना दिखाती है कि एक मजबूत विकल्प तैयार करने के लिए सालों की मेहनत लगेगी। घर घर जाकर समस्याओं को समझने से लेकर युवाओं को जोड़ने, जमीन पर आंदोलन खड़े करने और फिर चुनाव के दिन वोटरों को बूथ तक लाने की एक ठोस व्यवस्था बनाने तक। ये एक बहुत लंबी और गहरी राजनीतिक प्रक्रिया है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण लौरिया के सामने 2 रास्तों का विकल्प रखता है, एक चुनाव और 2 बिल्कुल अलग भविष्य। एक तरफ है जो जैसा चल रहा है उसे चलने देने का रास्ता, जहाँ खेती का संकट और गहराता जाएगा, युवा काम के लिए बाहर जाते रहेंगे और राजनीति में एक ठहराव बना रहेगा। और दूसरी तरफ है एक नई रणनीति का रास्ता, जहाँ शासन का ध्यान लोगों की रोजी रोटी पर हो, जहाँ लोगों की शिकायतें सुनकर विश्वास बनाया जाए और जहाँ एक स्वस्थ लोकतांत्रिक मुकाबला हो। और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सबक, ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। पैराशूट से करोड़पतियों को उतारना बंद करें। 2025 की हार ने ये साबित कर दिया है कि पैसे के दम पर एक ग्रामीण सीट को एक सांस्कृतिक पहचान बन चुके नेता के खिलाफ नहीं जीता जा सकता। यहाँ कमी संसाधनों की नहीं, सही रणनीति की है। और इस नई रणनीति में एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल युग में लोगों तक पहुंचने के लिए डेटा का इस्तेमाल जरूरी तो है, लेकिन ये हमेशा उनकी निजता और सहमति का सम्मान करते हुए होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की नींव इसी पारदर्शिता पे बनती है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डेटा, गरिमा और सालों की जमीनी मेहनत पर बनी एक रणनीति लौरिया जैसी जगह की राजनीतिक कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती है?